गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हिंदी क्लास में आपका टॉपिक है कहानी शिक्षण। इसके अंतर्गत कहानी शिक्षण में जब हम कहानी के विषय में जानना चाहते हैं तो कहानी साहित्य की, जैसे आप अभी निबंध पिछले लास्ट वीक में निबंध शिक्षण पढ़ा आपने, तो निबंध है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, ये जितनी भी है साहित्य की विधाएं हैं। तो कहानी भी उन्हीं में से साहित्य की एक विधा है। जो साहित्य जो होता है, कहानी एक तरफ हमें सबसे साहित्य की सबसे नाटक, एकांकी, निबंध, इन सब में सबसे ज्यादा मनोरंजन अंग होता है साहित्य का कहानी। ठीक है। कहानी की विशेषता क्या है कि जहाँ एक तरफ हमारा मनोरंजन करती है, हमें मनोरंजन हमारा करती है, वहीं दूसरी तरफ हमें कोई उपदेश, संदेश या मॉरल दे जाती है। तो इस तरीके से कहानी बहुत ही मतलब उपदेशात्मक हो तो जीवन को प्रभावित भी कर सकती है। वो संस्कृत में कहानी के लिए बहुत सारे शब्द हैं, जिसमें कहानी को आख्यायिका भी कहा गया है, कथानिका भी कहा गया है, कथानक, कथाकल्प, वृतांत, इन सब शब्दों से संस्कृत में कहानी को संबोधित किया गया है। कहानी जो है गागर में सागर के समान होती है। कैसे कि भले ही हम 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 25 मिनट की हो, कहानी छोटी होती है लेकिन जल्दी से सुना दी जाती है, लेकिन उसका उपदेश जो वो संदेश दे जाती है, उपदेश दे जाती है, जो मॉरल प्रस्तुत कर जाती है हमारे सामने, वो हमारे जीवन को, पूरे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। इस तरीके से कहा जाता है गागर में सागर। तो अब हम देखते हैं कि विभिन्न विशेषज्ञों ने जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो है कहानी के संदर्भ में किस तरीके से अपनी बात रखी है, क्या कहा है उन्होंने। तो सबसे पहले हैं एडिसन है। वो कहते हैं जब हमें कोई शिक्षा, दीक्षा या उपदेश देना हो तो तब हमें कहानी की रचना करनी चाहिए। ठीक है। जब कोई किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को हमें संदेश देना है, शिक्षा देनी है, दीक्षा देनी है, कोई उपदेश देना है, उसके सामने कोई मॉरल प्रस्तुत करना है, तो जो है उसको हम कहानी के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं। ये एडिसन का कहना है। कहानी शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली साधन है किसी को भी उपदेश देने का। फिर प्लेटो है। प्लेटो कहते हैं शरीर के लिए जिस तरीके से भोजन और व्यायाम जरूरी होता है, इसी तरीके से जो है मस्तिष्क के लिए जो है कहानी और संगीत बहुत जरूरी है। कहानी से मनोरंजन होगा हमारा और संगीत से आत्मा को सुकून मिलेगा। तो प्लेटो के ये शब्द हैं। फिर है मुंशी प्रेमचंद हैं। बहुत बड़े कहानीकार हैं, बहुत सी कहानियां लिखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, उसमें से बहुत सी आपने पढ़ी भी होंगी। तो उनका कहना है कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग अथवा मनोभाव को प्रस्तुत करना प्रमुख उद्देश्य होता है। लेखक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कहानी में, कि वो या तो जीवन के किसी एक अंग को प्रस्तुत करे या व्यक्ति के मनोभावों को, कि वो क्या सोचता है, क्या भाव है उसके, क्या विचार है मन के, उसको प्रस्तुत करे। तो ये उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो है मैथ्यूज भी हैं। वो कहते हैं कि कहानी जो है घटना प्रधान होनी चाहिए। अगर कहानी के अंदर कोई घटना नहीं होगी तो वो अर्थहीन हो जाएगा, उसका मतलब ही नहीं है कुछ। तो घटना प्रधान होनी चाहिए कहानी, और कहानी का जो उद्देश्य हो या लक्ष्य हो, उसमें किसी तरीके की उसको लक्ष्य जो बताया गया है, जो उद्देश्य बताया गया कहानी का, उसको प्राप्त करने में किसी तरीके, कहानी सुनाते समय किसी तरीके की बीच में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरीके से विभिन्न विचारक हैं, उनके विभिन्न मत हैं। अब हम देखते हैं कि कहानी की विशेषताएं क्या क्या हैं। हमने अर्थ देखा, उसके शब्द देखे कि कैसे संस्कृत में किन शब्दों से उसे संबोधित किया जाता है, कौन कौन से शब्द हैं। उपदेश देती है, वहीं पे मनोरंजन भी करती है, और विभिन्न विचारक क्या कहते हैं कहानी के विषय में, उनकी क्या सोचना है वो भी बताया। अब हम देखते हैं कि कहानी की विशेषता क्या है। विशेषताएं देखेंगे हम।
तो सबसे पहली विशेषता है कहानी बालकों में कौतूहल व जिज्ञासा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? कौतूहल ठीक है। कहानी जो है बालकों में कौतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न करती है। कैसे? कि जब किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को कोई कहानी सुनाई जाती है तो उसमें एक ये जानने की कि अब आगे क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, ये जिज्ञासा और कौतूहल जो बना रहता है उनके अंदर कि अब देखें आगे क्या होगा। छोटे बच्चे तो बहुत ही मतलब कौतूहल वश और जिज्ञासा वश के अब क्या होने वाला है, जल्दी सुनाओ की भी रट लगाते हैं। तो इस तरीके से कहानी में की विशेषता ये होती है कि कहानी बालकों में कौतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न करती है। फिर दूसरा है कहानी बाल भाव की भाषा तथा उसका साहित्य है। दूसरा है बाल भाव की भाषा तथा साहित्य। ठीक है। इसमें जो है बच्चों की कहानी की ये विशेषता होती है कि बच्चों के मनोभावों विचारों इनके अनुकूल होती है और उन्हीं की साहित्य पर छोटे बच्चों को सुनाया जा रहा है। एलकेजी यूकेजी छोटे बच्चे होते हैं उनको उस तरीके से समझाया जाएगा, सुनाया जाएगा। अगर माध्यमिक स्तर पर समझाया जा रहा है तो उनके लेवल पर स्तर पर उतरकर उन्हें उनके साहित्य का उनके भावों का उसमें समावेश किया जाएगा और उच्च स्तर पर सुनाया जा रहा है तो उसी तरीके से उसमें उनके अनुकूल जो है सभी जो है कहानी के सुनाने का तरीका जो होगा वो डाला जाएगा उसमें। तो जो है बाल भाव और साहित्य के अनुकूल होती है। जो भी बच्चे हैं जिस स्तर के उनके भावों को देखते हुए और उनकी भाषा और साहित्य को देखते हुए कहानी बनाई जाती है। फिर तीसरा है कहानी घटना प्रधान होती है। तीसरा है घटना प्रधान। किस तरीके से कि कहानी जब सुनाते हैं तो कोई ना कोई कहानी में कोई ना कोई एक घटना होती है जो एंड में जाके अपने लक्ष्य और उद्देश्य तक पहुंचती है। अगर घटना नहीं है कोई उसके अंदर कहानी के अंदर तो वो बेमानी होगी, कोई अर्थ ही नहीं होगा उसको और सुनने वाले को भी कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा। तो कोई ना कोई घटना अवश्य कहानी के अंदर होती है, यह इसकी विशेषता है। फिर चौथा है कहानी एकत्व प्रस्तुत करती है। चौथा है एकत्व प्रस्तुत करना। कहानी की विशेषता ये है कि एकत्व प्रस्तुत करती है कहानी। कैसे कि कहानी जो सुना रहे हैं उसमें कोई एक ही घटना होती है। ये नहीं है कि एक कहानी में 36 घटनाएं भर दी तो वो बच्चों के समझ में नहीं आएगा, उनके इंटरेस्ट को भी नहीं जगा पाएगा, कोई उद्देश्य भी नहीं दे पाएगी। तो एकत्व को या एक घटना को या कोई भी एक जो वाक्य है उसको लेकर कहानी हमेशा चलती है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह कहानी की विशेषता है। अगली विशेषता है कहानी सुनकर महान कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। पांचवा पॉइंट है विशेषता का, कहानी की विशेषता का, कि कहानी को सुनकर कोई ना कोई महान कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कैसे कि यदि उदाहरण के तौर पर बहुत सी कहानियां हैं, जैसे आपका छोटे स्तर की कहानियां सुनाते हैं, बताते हैं कि जैसे वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी है, उसको ले लीजिए। तो उसको जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले तब तक परिश्रम करते रहना चाहिए। तो परिश्रम करने की उससे प्रेरणा मिलती है। आपकी ईदगाह कहानी आपने पढ़ी होगी, छोटे स्तर पर चौथी या पांचवी क्लास में थी, मुंशी प्रेमचंद की। उसमें किस तरीके से जो हामिद था लड़का, वो अपनी दादी के लिए अपनी मतलब लाल सांव का त्याग कर देता है।
ना तो मिठाई खाता है, ना दुकान से खिलौने खरीदता है ईदगाह के मेले में जाकर हैं, और बाद में क्या है, दादी के हाथ चलते हैं रोटी सेकते समय चूल्हे पे, तो वो उनके लिए चिमटा खरीद के लेके आता है। तो इससे त्याग की भावना और प्रेम, कितना प्रेम करता था और उसने अपनी सब लालसा को त्याग दिया अपनी दादी के लिए। तो इस चीज की हमें जो ऐसे महान कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सती सावित्री की कहानी है, तो उनके सतीत्व, जिस तरीके से उन्होंने अपने सतीत्व के बल पे अपने पति के प्राणों को यमराज से बचाया, तो इस तरीके से ये कहानियां जब हम सुनते हैं तो कोई ना कोई कहानी हमें महान कार्य करने की प्रेरणा अवश्य देती है। आगे आपका है, कहानी कल्पना शक्ति का विकास करती है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका, कहानी कल्पना शक्ति का विकास। अब की एक विशेषता ये भी है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। कैसे? जब कहानी सुना रहे हैं और जितनी कहानी सुना दी उतनी तो उन्होंने सुन ली, और जितनी नहीं सुनाई है, सुनाने में यदि किसी को देर हो रही है या कुछ है, तो वो अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगते हैं कि अच्छा अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, हो सकता है ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। तो कल्पना शक्ति के जो घोड़े हैं वो दौड़ाने लगते हैं, जिससे उनकी बुद्धि में विकास होता है। ठीक है, तो कल्पना करने के लिए तो बुद्धि चाहिए ही, तो उनकी बुद्धि भी बढ़ती है उससे। तो कल्पना शक्ति का विकास करती है कहानी। फिर है, कहानी का आकार छोटा होता है, एक बार में, 7th पॉइंट, आकार छोटा होता है, देखिए एक ये भी विशेषता होती है कि कहानी जितनी छोटी होगी उतनी ही बच्चों की ज्यादा समझ में आएगी, है उतनी ही प्रेरणा, मतलब प्रेरणा देने वाली भी होएगी वो। तो कहानी जितनी छोटी होगी, छोटे बच्चों के लिए तो छोटी छोटी कहानियां होनी चाहिए, तभी वो उनके समझ में आता है, वो समझ सकते हैं उसे। तो कहानी का आकार जो होता है वो छोटा होता है, और एक बार में ही 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में पूरी कहानी खत्म की जा सकती है। ठीक है, अगली और लास्ट विशेषता है इसकी कि 8वां पॉइंट है, मानसिक संतुष्टि, मनोरंजन व समय का सदुपयोग। कहानी से क्या होता है, मानसिक संतुष्टि मिलती है। ठीक है, लेकिन मानसिक संतुष्टि कब मिलेगी, जब कहानी का एंड कैसा होगा, सुखांत होगा। नहीं तो बच्चे अगर दुखांत एंड हुआ ना उसका, तो बच्चे जो है ना विचलित हो जाएंगे। छोटे बच्चे तो बहुत ही विचलित हो जाएंगे, और गलत भावनाएं उनके मन में विकसित होगी, बुरा प्रभाव पड़ेगा उस चीज का बच्चों में। कि ऐसे भी होता है, 10 दिन तक सोचते रहेंगे, खाना पीना भी मुश्किल से ही खाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ आखिर। अपन भी कोई फिल्म वगैरह देख के आते हैं और उसमें जो एंड दुखांत होता है, तो कितने दिनों तक उसके विषय में कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और अच्छा एंड होता है तो जो है सब सही रहता है। तो सुखांत एंड होगा अगर कहानी का, तो जो बच्चों की मानसिक संतुष्टि मिलेगी, बच्चों को मनोरंजन होगा उनका, और सुनाने वाले का भी समय का सदुपयोग होगा कि बच्चों को कोई उन्होंने प्रेरणात्मक चीज बताई है। तो ये कहानी की सारी जो हमने लिखवाई 8 विशेषताएं थी। अब है कहानी शिक्षण की उपादेयता, महत्व और आवश्यकता क्या है। विशेषताएं हो गई हैं आपकी, कहानी शिक्षण की उपादेयता, उपादेयता को महत्व और आवश्यकता के
संदर्भ में भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, महत्व और आवश्यकता भी है यही। तो सबसे पहले स्मरण शक्ति का विकास, कहानी से क्या होता है, बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। कैसे कि जब बच्चों को कहानी सुनाई जाती है तो उसको वो सुनकर इतनी जल्दी तरीके से, अच्छी तरीके से वो और कोई चीज को याद नहीं कर पाएंगे, अपने लेसन को याद नहीं कर पाएंगे, आ आ ई ई को याद नहीं कर पाएंगे, पहाड़ों को याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक अच्छी सी छोटी सी कहानी अगर उन्हें छोटे बच्चों को सुना दी जाए और फिर बाद में कहा जाए कि जो है बताओ, मतलब कहानी जो अभी हमने आपको सुनाई है वो बताओ क्या थी, तो बच्चे झट से सुना देते हैं, क्योंकि इतनी मतलब तन्मयता के साथ वो सुनते हैं तो उसको वो याद भी कर लेते हैं। तो इससे कहानी का महत्व, आवश्यकता और पारदर्शिता क्या है, पहले नंबर की कि उनकी स्मरण शक्ति का विकास होता है। फिर दूसरा है, ये कहानी जो है मनोरंजन का सशक्त साधन, सशक्त साधन क्या है, कहानी मनोरंजन का सशक्त साधन है। कि अगर बच्चे किसी भी काम में लगे हुए हैं, उनसे कहो चलो कहानी सुनाएंगे, तो सारे के सारे बच्चे इकट्ठे होके जाते हैं और बड़ी ऐसे करके बैठ जाते हैं, हाँ सुनाओ कहानी। तो इस तरीके से बच्चों को कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। आपने भी बचपन में अपने दादा दादी से, नाना नानी से सुनी होगी, हमने भी सुनी है। और जो बचपन की कहानियां सुनी हुई हैं वो आज तक भी हमें, हमारे दिमाग में अविस्मरणीय है, भूले नहीं है। ठीक है, वो अब हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो इस तरीके से कहानी जो होती है बहुत ही मनोरंजन का एक सशक्त साधन होती है, बच्चों का मनोरंजन करती है। तो अगला है तीसरा, शब्द भंडार तथा शब्द भंडार में वृद्धि तथा मुहावरों का ज्ञान। एक महत्व और आवश्यकता या उपादेयता ये भी है कि कहानी सुनकर बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है और उनमें उन्हें मुहावरों का ज्ञान होता है। कैसे कि जब बड़ा कोई व्यक्ति बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी कहानी सुना रहा है और कोई शब्द उन बच्चों की समझ में नहीं आते हैं, तो वो तुरंत उनसे जो ये पूछते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। हमें भी कोई समझ में नहीं आता था तब पूछता था इसका क्या मतलब होता है, तो बच्चे भी तुरंत पूछते हैं क्योंकि कहानी इतनी अच्छी तरीके से वो सुन रहे हैं। तो जहां पर थोड़ी सी बाधा आई, क्लिष्ट शब्द आया कोई भी, तो वो तुरंत पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो फिर जब उसको मतलब बताया जाएगा तो उनके शब्द में, भंडार में ही तो वो आ जाएगा, तो उन्हें पता चल जाएगा इसका मतलब ये होता है। तो शब्द भंडार बढ़ता है। दूसरा, कहानी सुनाते बहुत सारे मुहावरों का यूज किया जाता है। वो मतलब पूछते हैं, उनको मतलब बताया जाता है, तो इस तरीके से मुहावरों का ज्ञान होता है उन्हें और उनके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। ये महत्व है कहानी शिक्षण का। फिर है सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, जनरल नॉलेज बढ़ती है उनकी। ओके, तो समान ज्ञान में वृद्धि होती है, जीके उनकी बढ़ती है कहानियों को सुन सुन के जो भी उनका सामान्य ज्ञान है लेवल का, उनके स्तर का, तो कहानी सुनकर वो बढ़ता है। फिर है मानव व्यवहार एवं चरित्र का परिचय। 5वां पॉइंट है मानव व्यवहार तथा चरित्र का परिचय। कैसे मिलता है कहानी सुनने से? कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं। तो एक नकारात्मक पात्र होता है,
ठीक है, जिसे अपन विलेन कहते हैं, या जो नेगेटिव किरदार निभा रहा होता है, नकारात्मक, और एक हीरो होता है। हीरो मतलब सकारात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति जो अच्छे अच्छे काम करता है। तो बच्चे ये देखते हैं कहानी सुनकर कि मानव का व्यवहार कितने प्रकार का होता है। एक अच्छा आदमी भी होता है, बुरा आदमी भी होती है, ठीक है। माँ कैसा व्यवहार करती है, पिता कैसा व्यवहार करता है। तो कहानी सुनकर ये सब उन्हें पता चलता है कि मानव का व्यवहार कैसा होता है, चरित्रों का चित्रण कैसा होता है, अच्छा चरित्र भी है, बुरा चरित्र भी है, ठीक है ना। तो ये कहानी सुनने के माध्यम से उन्हें सब पता चलता है। आगे है सृजनात्मकता का विकास। अगली उपादेयता है कैसे होगा सृजनात्मकता का विकास? कि बच्चों को कहानी सुनाकर, आधी कहानी सुनाओ और आधी कहानी सुनाकर छोड़ दो और उनसे कहो अब बताओ तुम कैसे होगा। तो वो अपने आप ही उस कहानी की रचना करेंगे, अब ऐसे होगा, अपने कल्पना शक्ति के घोड़े दौड़ाएंगे। अच्छा अब ऐसा होगा, अब ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा। या फिर आधी कहानी सुना दो और उन्हें चित्र दिखा दो, आधी कहानी सुना दो और आधी कहानी का चित्र दिखा दो, तो वो उसको चित्र को देखकर अपने आप कहानी बनाएंगे। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी उनके अंदर विकसित होगी, कहानी बनाने की क्षमता उनमें आएगी। तो इस तरीके से सृजनात्मकता का उनमें विकास होगा। फिर है अवलोकन व निरीक्षण शक्ति का विकास। अगला है अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास। ठीक है, कहानी के माध्यम से कैसे, चित्र दिखा के, अगर उन्हें कहानी बनाने के लिए कहा जाए, चित्र दे दो उन्हें और कहानी बनाने के लिए कहो कि सब कुछ देखो कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो सब थोड़ा थोड़ा क्लू दे दो उनको और वो अपने आप अवलोकन करेंगे, गहराई से उसका निरीक्षण करेंगे। इससे उनकी अवलोकन और निरीक्षण शक्ति दोनों बढ़ेगी। तो कहानी का यही तो हमारा उद्देश्य है, यही तो उपादेयता है, इसीलिए तो आवश्यकता है कहानी की। तो हमारी अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति जो बच्चों की इससे बढ़ती है। फिर है श्रोता एवं वक्ता के बीच में, श्रोता तथा वक्ता में आत्मीयता। इससे क्या होगा, बच्चों को जो कहानी सुना दे वही उनका अपना है। ऐसा अनजान व्यक्ति भी कोई घर में आए और बच्चों से को एक कहानी सुना दे, वो तो कितनी जल्दी उसको अपना लेते हैं। तो बच्चे ही नहीं, माध्यमिक स्तर पर जो बच्चे हैं, उच्च माध्यमिक में जो हैं, उनको भी अगर उनके स्तर की कहानी अगर कोई सुनाता है तो वो उसमें आत्मीयता का एक रिश्ता सा जुड़ जाता है। तो अपनेपन का बच्चे ज्यादा, छोटे बच्चे ज्यादा मतलब इस बात को अपनाते हैं, वो अपना मानने लगते हैं उसको। ठीक है, अब आगे है आपका भाव व्यक्ति की 10वां लास्ट पॉइंट है भाव व्यक्ति। भावाभिव्यक्ति की योग्यता का विकास। लास्ट पॉइंट है ये उपादेयता का, कि बच्चों में भावाभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होता है। कैसे, उनको चित्र बना के दे दिया जाए,
तो या फिर उनको कहानी आधी सुना दी जाए और आधी जो छोड़ दी जाए और पूरी कहानी बनाने के लिए उनसे कहा जाए, तो वो क्या करते हैं, जितने भी कहानी के प्रति देख रहे हैं अवलोकन और निरीक्षण के माध्यम से जितने भी भाव होंगे, उनके जितने भी विचार होंगे, जो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसे विचार भी वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करेंगे कहानी में, कहानी को पूरा करने में। तो इससे क्या होगा, बच्चों की भाव व्यक्ति की जो योग्यता है उसमें भी विकास होगा। तो ये जो बताए हमने वो कहानी शिक्षण की उपादेयता थे। अब हम कहानी के प्रकार व मूल तत्व बता के इसका कहानी शिक्षण का आज यहाँ पे एंड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका कहानियों के प्रकार तथा मूल तत्व कौन कौन से हैं। आप जानते हैं कहानी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नहीं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से होते हैं। 3 प्रकार होते हैं कहानियों के, 3 प्रकार। कौन कौन से? नंबर 1 यथार्थवादी कहानियां। दूसरा है आदर्शवादी कहानियां। और तीसरा है मिश्रित कहानियां। तो ये 3 प्रकार की कहानियां होती हैं। कौन कौन सी? कि एक है यथार्थवादी कहानी, दूसरा है आदर्शवादी कहानी और तीसरा है मिश्रित कहानियां। तो यथार्थवादी कहानी कौन सी होती हैं? यथार्थवादी कहानियां वह होती हैं जिसमें जीवन से संबंधित वास्तविकता, यथार्थ, स्वाभाविकता, इन सब का समावेश होता है। जो वास्तविक घटनाएं हैं वो होती हैं कहानियों में। जैसे कहीं पर कोई वास्तविक घटना हुई तो उसको कहानी के अंदर वास्तव में सुनाया गया। उसे स्वाभाविक चरित्र होते हैं, वो जो किरदार निभाते हैं स्वाभाविकता से निभाते हैं। कहानी वास्तविक होती है, व्यवहारिक होती है, स्वाभाविक होती है। तो ऐसी कहानियों को हम यथार्थवादी कहानियां कहते हैं। अब दूसरी है आपकी आदर्शवादी कहानियां। आदर्शवादी कहानियां किसे कहते हैं? आदर्शवादी कहानियां वे होती हैं कि जो कोई ना कोई आदर्श प्रस्तुत करती है या मॉरल प्रस्तुत करती हैं, तो उसको हम आदर्शवादी कहानियां कहते हैं। इन कहानियों में जो आदर्शवादी कहानियां होती हैं इसमें कल्पना का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। काल्पनिक बनाई जाती हैं ये, लेकिन आदर्श प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो वो आदर्शवादी कहानियां हो गई जो आदर्श प्रस्तुत करती हैं और कल्पना शक्ति का जिसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आपका तीसरा है मिश्रित कहानियां। मिश्रित कहानियां कौन सी? जिसमें इन दोनों का समावेश हो, जो यथार्थवादी भी हो और आदर्शवादी भी हो। ठीक है, मतलब कहने का ये है आदर्शवादी हो और यथार्थवादी भी हो, मतलब स्वाभाविक हो, वास्तविक हो, व्यवहारिक हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें कल्पना शक्ति का भी पूर्ण सहयोग हो। है काल्पनिक तौर पर उन्हें बनाया जाए लेकिन स्वाभाविक लगे, यथार्थ लगे, वो व्यवहारिक लगे। तो इस तरीके की जो कहानियां होती हैं 3 प्रकार की, वो मिश्रित कहानियां कहलाती हैं। तो आज हमने देखा कि कहानी का अर्थ देखा कि क्या होता है। मनोरंजन प्रदान करने वाली होती हैं ये। ठीक है, साहित्य की विधा है, जहाँ एक तरफ मनोरंजन कर रही हैं वहीं दूसरी तरफ कोई ना कोई उपदेश दे रही हैं।
और संस्कृत में कौन कौन से शब्द यूज करे जाते हैं इसके लिए वो भी हमने आपको बताए। आख्यायिका, कथानक, कथानिका, कथागल्प, वृतांत, इस तरीके के। और गागर में सागर है, छोटी होती है लेकिन उपदेश बड़े बड़े दे जाती है। फिर उसके बाद हमने आपको इसकी विभिन्न विचारकों के मत भी बताए थे कि क्या क्या मत हैं उनके। फिर विशेषताओं में कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं कहानी की। उसके बाद उसकी उपादेयता, महत्व और आवश्यकता के विषय में चर्चा करी। और फिर कहानियों के प्रकार या मूल तत्व क्या होते हैं, यथार्थवादी, आदर्शवादी और मिश्रित में दोनों ही आते हैं, यथार्थवादी, आदर्शवादी। इस प्रकार आज कहानी के विषय में, कहानी शिक्षण के विषय में हमने इतना देखा। कल बाकी का जो है वो कंटिन्यू करेंगे।